आज हम देखें कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट किस ब्लॉक का नाम है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। जनाब अगर कॉन्ट्रैक्ट को देखना है तो हमारी जितनी भी डेफिनेशन है वो कौन हमें बताएगा, कौन सा कानून बताएगा, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स और हमें अपनी हर डिफाइन को हर चीज़ को साबित करने के लिए किसका सहारा लें, लॉ का। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जाना पड़ेगा। अब हम इससे पूछे जनाब हमें बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट किस ब्लॉक का नाम है, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सर पे डाल दिया है। वो कहता है कि जनाब मुझे खोलो, मेरा सेक्शन 2H में जाओ। आप शाबाश, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एटलीस्ट बेयर एक्ट ले लें, तो उसको खोलें और उसके अंदर जाएं। फिर आप देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन H के अंदर उसने लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन को। तो कैसे इसको डिफाइन करता है, खोलने के बाद आप देखते हो कि सर ये बला हल हुई, इसके बाद एक और बला खुल गई है। आप कहते हैं सर हमने बुक को खोला, उसके बाद हमने देखा कि आगे एक और बला खुल गई और उस बला का नाम क्या था, एग्रीमेंट। अब इस बला को क्या कहते हैं, आप कहते हैं ठीक है सर हमें समझ आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कहते हैं जो लॉ जिसे इन्फोर्स करे। और अब दूसरी बला का नाम है इन्फोर्सेबल, क्या किस बला का नाम है। तो अब हम इसको देखते हैं। अच्छा सबसे पहले याद रखिए, अगर आपको ये जो क्लियर नज़र ना आ रहा हो बोर्ड, तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप में ले आएँ, ए रोटेट कर ले इस तरह, इस पोजीशन में ले आएँ। तो और अगर फिर भी नज़र ना आए, थोड़ी सी ब्राइटनेस को हाई कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ना रिज़ल्ट अच्छा नज़र आएगा। अगली चीज़ देखते हैं जनाब, अब ये ब्लॉक का नाम क्या है, एग्रीमेंट किसे कहते हैं और इन्फोर्सेबल। पहले मैं इन्फोर्सेबल आपको बता दूँ। इन्फोर्सेबल वो होता है जिसको कानून नाफज कर सके। नाफज कैसे कर सके, इन्फोर्सेबल किसे कहते हैं। इन्फोर्सेबल को समझ ले कि फ़र्ज़ कर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सर आप ना खाने पर आए हमारे साथ, वैसे इतने अच्छे तो आप हैं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा आपने मुझे खाने के लिए बुलाया है और मैं नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता, पर फिर भी मैं नहीं आता। तो आप अदालत में जाके ये नहीं कह सके जनाब इनको हमने बुलाया था और ये नहीं है, क्यों। आगे जाके आपको मैं काइंड्स में पढ़ाऊँगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये इन्फोर्स नहीं होता। तो दूसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साथ या किसी के साथ भी कि जनाब ये मोबाइल मैं आपको ना 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। अब आपने मोबाइल दे दिया, वो आपको 2 लाख नहीं दे रहा, तो इसको क्या करेगा, लॉ इन्फोर्स करवाएगा। वो आपको लॉ 2 लाख रुपए उससे लेके भी देगा और साथ एडिशनल जुर्माना भी दे सकता है। तो आप समझ लगे इन्फोर्सेबल की, जैसे उर्दू में क्या कहते हैं, नाफज। इन्फोर्स को नाफज का इन्फोर्सेबल, जो काबिल नाफज हो, काबिल नफाज हो। अच्छा अब अगली हमारी बात इधर ही रहेगी कि एग्रीमेंट किस बला का नाम है। आपको सही सर नई टेंशन में डाल दिया, बुक तो खुलवा दी है, तो मैं फिर आप कहता हूँ बेटा फिर बुक खोलो। फिर आगे आपने किस में जाना है, सेक्शन 2E के अंदर। अब इसको मैं इधर पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे भी हाथ दर्द करते हैं, मैं इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ कि आपको हर एक चीज़ लिख के बताऊं। और मेरे पास जो बुक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक ये वाली बुक है, उसके अलावा मेरे पास बिजनेस लॉ की ये खालिद महमूद चीमा की बड़ी फेमस बुक है, ये बुक है। 2 बुक्स हैं जिसे मैं कंसल्ट करता हूँ मैं। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। अगर हम डिफाइन को पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि जनाब जो प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन, मैथमेटिकली फॉर्म में आप लिख लें कि अगर प्रोमिस वादे के साथ कंसीडरेशन आ जाए तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। तो अगर अब बात आती है कि जनाब प्रोमिस किसे कहते हैं, कंसीडरेशन को बाद में देखते हैं, ये आपकी मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ। प्रोमिस कहते हैं प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस को, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अच्छा अगर हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिला दें तो क्या बनता है, प्रोमिस। और अगर हम प्रोमिस और कंसिडरेशन को मिला दें तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ये बला डब्बे से बाहर आ जाती है। तो आप कहोगे सर आपने मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा आपको मेरा लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा स्टार्ट में, लेकिन इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 मिनट्स आप कहेंगे कि यार ये तो सारे क्लियर हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा अब अगली बात आ गई जनाब प्रपोजल किसे कहते हैं। तो मैं आपके लिए 2A में इसकी डिफाइन लिखी हुई है। अब सबसे पहले समझते हैं प्रपोजल क्या होता है। फ़र्ज़ कर लें आपको किसी ने शादी का प्रपोजल भेजा है और आपको उसने कहा कि अच्छा वो प्रपोजल किस तरह होगा, वो यही होगा कि जनाब मैं आपसे शादी करना चाहता या चाहती हूँ। तो माशाल्लाह यही सुन के आप तो खुश हो गए हैं। तो वो क्या होगा कि प्रपोजल होगा। अब आगे आपकी मर्ज़ी पे आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें।
तो इधर हम लॉफुल लीगल वाले से देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे पास मार्कर है, मैं ये आपको बेचना चाहता हूँ 10 रुपये के अंदर। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहले मैं कहता हूँ कि मार्कर का बेचना, वो कि मार्कर का बेचना क्या है, मैं आपको मार्कर बेचना चाहता हूँ। प्रपोजल आ गया। अगर आप कहते हो सर मैं ये लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ आपसे मार्कर, तो आपने क्या कर दी, एक्सेप्ट कर लिया। मेरा प्रपोजल हो गया और आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। तो हम दोनों के दरमियान क्या बन गया, प्रोमिस। अभी तक ये एग्रीमेंट नहीं बना, क्या है, प्रोमिस। फिर आप मुझसे पूछे सर ये मार्कर कितने की है, मैं कहता हूँ बेटा ये मैं आपको 100 रुपये की दूंगा, 100 रुपये की दूंगा। आप कहते हो ठीक सर। अब ये 100 रुपये क्या हुआ है, पैसे क्या है, कंसिडरेशन आ गई। प्रोमिस के अंदर हमने क्या ऐड कर दी, कंसिडरेशन ऐड कर दी। तो अब ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। अगली बात देख लेते हैं। आप एग्रीमेंट से हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जंप कर रहे हैं। वो कैसे, कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन को सिंपल समझ लें, बदल कह सकते हो कि जनाब अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप मेरे बदल में क्या करोगे, वो कंसिडरेशन है। मेरे लिए अब 100 रुपये कंसिडरेशन और आपके लिए मार्केट कंसिडरेशन है। आगे चलते हैं। अब एग्रीमेंट बन गया। अगर यहाँ देखिए, अगर एग्रीमेंट हो प्लस वो क्या हो, इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो इनफोर्सेबल हो तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्स हो सके, जिस पे अगर अमल दरामद किया जा सके, वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इसकी मिसाल देख लें। अच्छा, एग्रीमेंट आपको मैं कहता हूँ कि जनाब फलां बंदे की जाके टांग तोड़ाओ, मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। तो अब ये एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों, कानून कहता है कि जनाब ये लीगल नहीं है, अनलॉफुल चीज़ है कि जनाब किसी को हार्म पहुँचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो। तो फिर हम अगली बात क्या देखते हैं कि जनाब ठीक है, जो हमारा अगर तो जो एग्रीमेंट है लीगल हो, मैं मिसाल के तौर पर वही मार्कर वाली मिसाल है, तो ये लीगल है, तो ये इन्फोर्सेबल है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस बात की आपको समझ आ गई तो हम आगे मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स के ऊपर। हमने कॉन्ट्रैक्ट को ऑलमोस्ट इधर वाइंड अप कर लिया है। अच्छा, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई, ठीक है, यहाँ भी किसी भी बात की कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ लिख सकते हैं। चले अब आगे हम मूव करते हैं इसकी काइंड्स पे। कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई है। अब एक दो मैं मिसालें आपको और दे के मज़ीद समझा देता हूँ, एलेबोरेट कर दूँगा। आगे जितनी भी काइंड्स हमने से मिसालों के साथ देखना, अगर आपको कोई चीज़ रह गई है तो काइंड में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की जो काइंड है ना, वो हम इसकी जो किस में कैसे बनाते हैं, अकसाम ही कहते हैं काइंड्स को, और क्या कहते हैं। अच्छा, इसकी हम काइंड्स ये 4 चीज़ों की बेस पे बना देख लेते हैं। सबसे पहले काइंड्स किस तरह आती हैं, इन्फोर्सिबिलिटी के हवाले से। तो इन्फोर्सिबिलिटी के हवाले से देखते हैं इसकी कितनी काइंड्स हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को सी लिखूंगा, सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किससे कहते हैं। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सिर्फ 2H वाला, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल हो। तब आप सर कहेंगे कि जनाब अगर वैलिड है तो उसके ऑपोजिट भी कोई होगा। अच्छा, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इन्फोर्सेबल है, जो क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट, इन्फोर्सेबल हो। ये वाहद कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या होता है, इन्फोर्सेबल होता है। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोर्सिबिलिटी में वो इन्फोर्स नहीं होते। अगली चीज़ आ गया हमारे पास, इसके दो अपोजिट हैं, एक वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वॉइड एग्रीमेंट। तो पहले हम इसकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल ले लें। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जनाब मैं आपको ये 100 रुपये मार्कर का कहा था, ये मार्कर मैं आपको 100 रुपये में दूंगा। क्या आपने नोट किया हुआ, मैंने शायद ब्लू मार्कर का कहा था, तो ब्लू मार्कर पे आते हैं कि मैं आपको 100 रुपये में मार्कर दूंगा। आपने इसे एक्सेप्ट नहीं, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, 100 रुपये सर मैं लूँगा, तो हमारे दरमियान क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यही मार्कर मैं आपका तो कोई 100 रुपये का ले लो, नहीं तो मैं आपके ग्रेड्स कम कर दूंगा, मैं आपको मारूंगा, मैं कोई आपको डरावा धमकावा देता हूँ, तो आप उस डर के, उसे कहते हैं कोअर्जन, उस डर के अंडर आकर आप अपना जो है कंसेंट दे देते हो कि आप कहते हो कि ठीक है सर मैं ये ले लूँगा आपसे कॉन्ट्रैक्ट, ये मार्कर ले लूँगा। तो अब ये जो हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है। आप अदालत में जाते हो, आप कहते हो कि जनाब ये इन्होंने मुझसे डरा धमका के मुझसे लिया, मैं खुशी से नहीं ली इनसे, अब ये वॉइडेबल है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको हाँ यार 100 रुपये में मार्कर अच्छी मुझे ज़रूरत भी थी तो आप ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि जनाब ये तो बहुत महंगी मार्कर सर ने मुझे दे दी है, मैं नहीं लेना चाहता। आप अदालत में जाओगे, कहोगे ये वो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, मैं इसे नहीं मानता,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट में दो किस्में आ सकती हैं। अगर तो आप कहोगे कि मुझे नहीं मानना कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल से किस कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा, वॉइड में। अगर तो आप कहोगे कि जनाब 100 रुपये में मार्कर ठीक है, मैं इसे मानता हूँ, और आप इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाओगे, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था तो वो वैलिड है, मतलब वो लॉफुल भी है, उसकी हर चीज़ है, लेकिन आगे किसी वजह से वो वॉइड हो गया। इसके अंदर 4 किस्में हैं, मैं आपको ज़ुबानी बता दूँ। पहली किस्म ये है कि जनाब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी को बाइक बेचनी थी, वो खुदा ना खासा वो कहीं से आते हुए ट्रक पे कुदरती तौर पे उसका ट्रक का हादसा, उसमें वो जल गई है, अब आप वो बाइक आगे किसी को नहीं बेच सकते। दूसरी चीज़, अब मैंने ये मार्कर आपको देनी थी, कोई चोर मुझसे चोरी करके ले गया, मेरा तो उसमें कसूर नहीं है, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले वैलिड था अब क्या हो गया है, वॉइड आ गया है। ये परफॉर्मेंस के हवाले से कि अब ये परफॉर्म ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबिलिटी आ गई है। दूसरा, कोई लॉ ऐसा बन जाए कि हम दोनों के दरमियान ये होना, मिसाल के तौर पर अब गंदम के आते हैं, मेरा आपको कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास गंदम पड़ी हुई थी, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मुझे ना आप 100 मन गंदम दे दें। आप बैठे हुए थे किसी और ज़िले के अंदर, आपने मुझसे मंगवानी थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो वैलिड था, उस टाइम पे लॉ था कि आप बेच सकते हो। अब कानून ये बन गया कि कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी में 10 मन से ज़्यादा गंदम नहीं जाएगी, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वॉइड हो गया। सिंपल 2 एग्जांपल है, छोड़े अभी से आ गया वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, सिंपल ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो वो क्या कहलाता है, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, हमने देखा जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इन्फोर्सेबल नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट ये भी इन्फोर्सेबल नहीं। मिसाल के तो वही कि आपको मैंने कहा कि जनाब जाओ जाके फलां बंदे की टांगें तोड़ दो, और आप कहते हो कि सर मुझे कितने पैसे मिलेंगी, मैं कहता 100 रुपये, तो आप टांगें तोड़ने चल जाते हो, और बाद में आपको देता हूँ तो आप अदालत में जाते हो, अदालत की भाग दौड़ जाओ। ये एग्रीमेंट वॉइड भी और साथ इलीगल भी है, इलीगल है एग्रीमेंट भी है। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी के वाले से हमने काइंड्स देख ली। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो है फॉर्मेशन के हवाले से, कि फॉर्मेशन के हवाले से इसकी कितनी अकसाम है। फॉर्मेशन के हवाले से इनकी मोटी मोटी 2 अकसाम है। और अच्छा, इस अल्फाज को ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हमने पढ़ा था ना, तो ये अल्फाज में बड़ा तंग करते थे, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक इम्प्लाइड होता है। अच्छा, अब आपने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है कि आपने ओरल कर लिया है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके अंदर जिस चीज़ के मुतल्लिक आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बड़ा वाज़िया होता है। अच्छा, ये लिखा भी हो सकता है, ये ज़ुबानी कलामी भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरी ये मार्कर है, मैं आपको कहता हूँ कि ये मैं आपको 100 रुपये के अंदर दूंगा, बड़ी वाज़िया बात होगी है कि मैं आपको 100 रुपये में दूंगा और आप मुझे एक्सेप्ट भी वाज़िया कर रहे हो कि सर मैं ये लेना चाहता हूँ, तो ये तो होगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर एक बात है कि आप मेरे पास आते थे, मुझे 100 रुपये देते थे और मैं आपको ना मार्कर दे देता था, आपने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि सर मुझे मार्कर दो, और मैंने आपको कभी भी ऑफर भी नहीं की कि सर बेटा मार्कर ले लो। आप मुझे 100 रुपये देते थे, मेरे पास मार्कर होती थी, मैं दे देता था। एक्सप्रेस में तो हमारी जो स्टिपुलेशन थी, हमारी जो पोलो करार थे, जो टर्म्स थी, वो क्या थी, क्लियर कट थी, क्लियर कट थी। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हमारी एक कस्टम सी बनी हुई थी कि आप आते थे, मुझे कहते थे कि सर दो, और मैं दे देता था मार्कर। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को फिर हमें कैसे पता लगेगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास जो हमारा कंडक्ट है, कंडक्ट बताता है हमारा कि जो प्रीवियस कंडक्ट है हम कैसे काम करते रहे हैं। या अगर आपको इम्प्लाइड और एक्सप्रेस की समझ ना लगी हो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो खुदा दा नाम है, और कमेंट में लिख दो, आपके लिए खुला हुआ कमेंट सेक्शन। अगली किस्म आ गई परफॉर्मेंस के हवाले से। ये लफ्ज़ भी आपको ला में बार बार ऐसे तंग करेगा जैसे घर में जो छोटे बच्चे आए हो ना मेहमानों के अपने, वो तंग करते हैं। चलें अब जी ये 2 अल्फाज को देख लेते हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया होगा, आपके मेरे दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने आपको मार्कर देनी और आपने मुझसे क्या है, मार्कर ख़रीदनी है। अगर तो ये आपने मार्कर मुझसे ले ली और 100 रुपये मुझे दे दिया, हमारी बात क्या होगी, ख़त्म होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, जो परफॉर्म्ड हो। मैं इसे फिर यहाँ लिखता हूँ, परफॉर्म्ड हो, जो
मुकम्मल हो चुका हो वो को क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड जिसने अभी परफॉर्म होना है, येट टू परफॉर्म, जिसने अभी क्या होना है? परफॉर्म होना है या फ्यूचर में जाके परफॉर्म होना है। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जिस तरह आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी ज़मीन लेनी हो तो आप उसके साथ मुआहदा बैक करते हो कि जनाब ये ज़मीन मैं 1 करोड़ के अंदर आपसे लूँगा और मैं फ़लाँ डेट को पैसे दूंगा। तो फ़लाँ डेट को पैसे देना और उस डेट को उससे कब्ज़ा लेना, ये क्या होता है? एग्जीक्यूटरी, जो कि नेक्स्ट किसी टाइम पर होगा। अगर आपको क्लियर ना हो फिर भी बेटा आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे खुशी होगी अगर आप पूछेंगे कि सारा में क्लियर नहीं है। पार्टीज़ के वाले से 2 कॉन्ट्रैक्ट की किस्में हैं, एक यूनिलैटरल और दूसरी किस्म का नाम है बायलैटरल। यूनिलैटरल वो होता है जिसमें एक बंदा वो कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा जो घर है इसको पेंट कर दो और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो ये यूनिलैटरल, मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कहा कि आओ और तुम करो, मैंने एक खुला दिया हुआ। जिस तरह फाइवर पे लोग बिड करते हैं वैसे मैंने खुला चैलेंज दिया, आओ और आके कर लो और जो भी करेगा उसे मैं 10,000 रुपये दूंगा। ये यूनिलैटरल है, मेरी तरफ से जनरेट है। 2 बंदों के ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, खुली ऑफर है। अब बायलैटरल वो होता है जिसके अंदर 2 लोग आमने सामने होते हैं। आमने सामने ना भी हो, एक बंदा ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। अगर इसी तरह ही होता, मैं किसी एक पेंट करने वाले के पास तो उसे कहता कि जनाब क्या आप एट अ स्पेसिफिक पर्सन मेरे घर का पेंट करोगे? तो वो कहता है जी मैं करूंगा आपके घर का पेंट। तो जब एक स्पेसिफिक पर्सन को हम कम्युनिकेट करते हैं, बात याद है किसको? स्पेसिफिक पर्सन को। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये स्पेसिफिक पर्सन आ गया। ये था आज का हमारा लेक्चर, कॉन्ट्रैक्ट और उसकी काइंड्स। फिर हम रिवाइज करते हैं। हमने इन्फोर्सिबिलिटी के वाले से 4 काइंड्स को देखा, फॉर्मेशन के वाले से 2, परफॉर्मेंस और बाकी तीनों में 2-2 हैं। टोटल हमारे पास 10 काइंड्स थी, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज कंप्लीट किया। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो और कोई एम्बिगुइटी हो तो आप पूछ सकते हैं।